Hello everyone, welcome to all of you. Friends, we are going to analyze The Hindu for 8th February, and the first news for today is that Delhi High Court has declared virginity test as unconstitutional. कि आपका जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने वर्जिनिटी टेस्ट जो कि किस पे होता था, एक्यूज पे, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। देखिए यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने क्या बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट बोलता है कि अगर आप इस टाइप का कोई टेस्ट करते हैं तो वो क्या है, इट इज ए वोलेशन ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आपका आर्टिकल 21 है। ठीक है, तो आपका संविधान का जो आर्टिकल 21 है उसका वोलेशन है। आप जाके देख सकते हैं कि आपके आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक यहां पे बात एक्यूज्ड की हो रही है, यहाँ पे विक्टिम की बात नहीं हो रही है। विक्टिम के लिए आपको पता है कि एक 2 फिंगर टेस्ट होता था, ठीक है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर क्या कर दिया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। वो पे वहां पर क्या बोला गया है कि ये भी क्या है, आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का वोलेशन है। जब मैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बोलता हूं तो यहाँ पे क्या इंक्लूड है, यहाँ पे इंक्लूड है राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो अगर आप इस टाइप का कोई टेस्ट ले रहे हैं तो क्या है, यहाँ पे हाई कोर्ट बोलते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बेसिकली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये एक तरीके की आपकी किस टाइप की पैट्रियार्कल मेंटेलिटी को शो करता है। तो ये ऐसा टेस्ट कंडक्ट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि देयर इज नो लीगल बेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। यहाँ पे कोई भी आपके पास पर्टिकुलर लॉ नहीं है जो कहता है कि इस टाइप के टेस्ट आप कंडक्ट करिए, चाहे वो बात विक्टिम की हो चाहे बात एक्यूज्ड की हो। आपको क्या करना है, यू हैव टू बेसिकली कीप इन माइंड द वुमेन डिग्निटी। आपको चाहे वो विक्टिम हो चाहे एक्यूज्ड हो, दोनों की डिग्निटी को आपको ध्यान में रखना है। और वो कहां पे, आपका आर्टिकल 21 देता है राइट टू लिव विद डिग्निटी। ठीक है, तो दिस न्यूज वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं या फिर वुमेन एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीजें अब क्या हो गई है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, 2 फिंगर टेस्ट जो आपका है वो भी क्या हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो गया है। ये 2 फिंगर टेस्ट होता था किस पे, जब भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट जो आपका रेप के विक्टिम जो होते थे उन पे होता था। इसको भी क्या बोल दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये कब बोला, 2022 में आप पर्टिकुलर केस पढ़ सकते हैं, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र। ठीक है, तो इन दोनों केसेस क्या बताते हैं, अब विक्टिम पे और एक्यूज्ड पे दोनों पे, विक्टिम अगर वुमेन विक्टिम है उन पे भी अगर आप 2 फिंगर टेस्ट करते हैं वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर कोई वुमेन एक्यूज्ड है उस पे भी आप वर्जिनिटी टेस्ट करते हैं तो वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। So this was the first news. The second news is about लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरियाज। देखिए कुछ ऐसे एरिया आपको पता है इंडिया में जिनको क्या बोला जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया को बोला जाता है रेड कॉरिडोर। वहां पे क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में कि इंडिया में कुछ इस टाइप के डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे माओस्ट एक्टिविटी जो है, जो आपके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो प्रिवेल करता है। तो ये एरिया आप देख सकते हैं ईस्टर्न साइड का इंडिया का, ये रीजन, तो इसको रेड कॉरिडोर बोला जाता है। ठीक है, तो इंडिया में स्पेसिफिकली आप देखेंगे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट जो है इस पर्टिकुलर इन वोलेंस से इफेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है आपके अमित शाह जी, उन्होंने क्या बोला है कि अभी जो पिछले अगर मैं साल की बात करूं तो यहाँ पे जो वोलेशन है, जो वोलेंस है उसमें 76% का डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब जितनी वॉयलेंस 2021 में हुई थी उसका 76% कम हुई है 2022 में। तो ये क्या है, ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसी थी, हमारी 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी। ठीक है, 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटेजी से क्या हुआ है, सफलता मिली है कंटेन करने के लिए माओस चैलेंज जो है। इन्होंने बोला है कि ये देखिए हमें सिर्फ डेवलपमेंटल पर्पज को नहीं देखना, कि जो डेवलपमेंटल एंगल पे नहीं जाना, हमें क्या करना है, हमें इनको आइडियोलॉजिकली और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करके हर तरीके से मल्टी प्रोंग तरीके से हमें क्या करना है, इसको कंटेन करना है। उसमें क्या क्या एलिमेंट है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टू कंटेन एक्सट्रीमिज्म, मैं आपको बता दूं 3 की एलिमेंट उसकी है। पहली चीज तो क्या है, पहली चीज है स्ट्रेंथन ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस। आपको क्या करना है, वहां पे मॉडर्नाइजेशन करना है।
वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेज को पावर उस टाइप से देनी है और उनका मॉडर्नाइजेशन करना है, ठीक है, मॉडर्न वेपन देने हैं। जैसे मैं बात करूं, अभी आप ड्रोन का यूज कर सकते हैं, वहां पे ड्रोन से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जो इस टाइप के एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज है। सेकंड जो मैं आपको बताऊं कि आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, डिफरेंट स्टेट में है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, तो आपको क्या चाहिए, आपको स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है अगर आपको कंटेन करना है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तो दूसरा क्या चाहिए आपको, कोऑर्डिनेशन। थर्ड इन्होंने बोला है कि डेवलपमेंट, ठीक है। आपको पता है कि ये जो एरिया है वो क्या है, दे आर बेसिकली बैकवर्ड रीजन, ठीक है, वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट में बहुत ही बैकवर्ड है। तो वहां पे जो मोस्ट होते हैं, जो आपके नक्सलाइट होते हैं, वो अपने आइडियोलॉजिकल प्रोपेगेशन में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो उसको अगर आपको टैकल करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्ट्रेटेजी है। इसके 3 एलिमेंट है यहाँ पे, मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर सिक्योरिटी फोर्सेज, सेकेंड इज कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट्स, और थर्ड है आपका डेवलपमेंट, ठीक है। तो हमें हर तरीके से उसको क्या करना है, कंटेन करना है इस टाइप की स्ट्रेटेजी लेके, ठीक है। एंड द थर्ड न्यूज ऑफ टुडे इज अबाउट again you see that yesterday we have seen the news that one particular lawyer that was elevated as a judge in high court, Madras High Court, Victoria Gori। कल हमने उनके बारे में न्यूज पढ़ा था कि उनके अगेंस्ट एक प्ली डाली गई है, बट सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ पे उस प्ली को डिक्लाइन कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू द वर्किंग ऑफ कॉलेजियम सिस्टम। हम इंटरफेयर नहीं करते, ठीक है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे क्योंकि उसका एक अपना प्रोसेस है। उन्होंने हर तथ्य को पहले जांचा होगा, तभी उन्होंने ये डिसीजन लिया है अपॉइंटमेंट का। तो और दूसरी चीज वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो विक्टोरिया गोरे जी हैं उनको क्या किया गया है, अभी सिर्फ एडिशनल जज की तरह अपॉइंट किया गया है। शी इज नॉट ए परमानेंट जज, एडिशनल जज। अब मैं आपको बताता हूं एडिशनल जज के बारे में। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 224 क्लोज 1, इसके अंदर क्या है कि आपके एडिशनल जज अपॉइंट किए जा सकते हैं। वो अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट करेंगे आपके प्रेसिडेंट, ठीक है। बट इसमें एक चीज हो रहा है कि अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लगता है तो कि अपॉइंटमेंट की जरूरत है यहाँ पे एडिशनल जजेज की, तो वो क्या करेंगे, पहले सैंक्शन लेते हैं किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फिर मैं आपको बताया कि अपॉइंटमेंट का जो भी प्रोसेस रहेगा वो कॉलेजियम सिस्टम है, उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, वो पूरा जो लेंथी प्रोसेस है, किस टाइप से क्या क्या चैलेंजेस है। बट यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि एडिशनल जज को अपॉइंट किया जा सकता है कहां पे, ये आपका 224। बट एक यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस है कुछ जो कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनफॉर्मल प्रोसेस है, कहीं पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट कोई प्रोविजन नहीं है इस टाइप का कि वो जो आपका प्योर जो प्रोसेस है वो किस टाइप से होगा। तो यहाँ पे भी एक ऐसी गाइडलाइन है, वो बोलती है कि अगर आपके यहाँ पे परमानेंट जजेस को अपॉइंट किया जा सकता है, उस केस में आपको रिकमेंड नहीं करना चाहिए एडिशनल जज का। तो अगर ऐसी वैकेंसी है कि परमानेंट, एडिशनल कब आए, एडिशनल तब आए जब रिक्वायरमेंट हो, जब कुछ टाइप के ऐसे केसेस पेंडिंग हो कि आपको एडिशनल जजेस की जरूरत हो। अगर परमानेंट वैकेंसी है उन केसेस में आपको एडिशनल अपॉइंट नहीं करने चाहिए, ठीक है। ये गाइडलाइन है, ये कोई लीगल ऐसा प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद में हमारी और आर्टिकल है आपका 224। तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट। देखिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक इश्यू क्या हुआ है, जो दिल्ली का जो चाइल्ड राइट पैनल है उसने एक तरीके से एक्यूजेशन लगाए हैं एनसीपीसीआर पे, जो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ठीक है, नेशनल लेवल पे जो कमीशन है चाइल्ड राइट के प्रोटेक्शन पे। उन्होंने बोला है कि यहाँ जो इनके जो गाइडलाइंस है, इन्होंने जो पर्टिकुलर गाइडलाइंस दी है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। वो जो इनकी गाइडलाइंस है, हियर यू कैन सी इनकंसिस्टेंसीज। तो इन्होंने बोला है कि हम अपनी पर्टिकुलर गाइडलाइंस लेके आ गए। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों मैं इस न्यूज को लेके आया, क्योंकि देखिए चाइल्ड राइट की जब हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है ये सिविल सर्विस और जो आपके पर्टिकुलर स्टेट पीएससी को भी के भी रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी आपसे प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप जो ये एनसीपीसीआर है इसके बारे में बताइए, ये किस टाइप की अथॉरिटी है। तो मैं आपको बताऊं, जो ये आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, ये आपका स्टैब्लिश हुआ था 2007 में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि आपका जो एक्ट आया था 2005
उसके थ्रू आया था। ये एक्ट था आपका कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। इसके थ्रू क्या हुआ था, दो टाइप के कमीशन के स्टेब्लिशमेंट की बात हुई थी। पहला नेशनल लेवल पे जो कि आपका NCPCR होगा, दूसरा आपका स्टेट लेवल पे जो SCPCR होगा, ठीक है, जो स्टेट कमीशन होगा। और यहाँ पे ये जो कमीशन है ये किसके अंडर काम करता है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है किसका, आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो आप अगर आपसे कोई पूछे इस टाइप के क्वेश्चन कि भाई NCPCR है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टैट्यूटरी है, या फिर आपका सिंपल ऑटोनोमस बॉडी है, तो आप बताएंगे स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आई है, ठीक है। तो ऐसे इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो चाइल्ड का कंसेप्शन है, ये जो वहां पे 0 to 18 है, देखिए ये मैं अलग डिस्कस करूंगा। इंडिया में एक बहुत ही मेजर डिबेट है वो रिलेटेड टू द एज ऑफ चाइल्ड। वो डिबेट क्या है, वो डिबेट बेसिकली आपने देखा होगा कि अभी असम में भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जहां पे बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया है कि दे आर बेसिकली इंडल्ज्ड इन चाइल्ड मैरिज। अब वो वहां पे इशू क्या है कि इंडिया में कुछ पर्सनल लॉ है, कुछ इंडिया में जनरल लॉ है, कुछ अलग और लॉ है। तो उनका जो एज ऑफ कंसेंट, जो चाइल्ड का जो कंसिडरेशन है कि कितनी एज पे जो है मैच्योरिटी समझी जाए, तो वो पर्सनल लॉ में अलग है और जनरल लॉ में अलग है। जनरल लॉ की जैसे यहाँ पे भी मैं बात करूं तो 18 ईयर्स से बिलो है उनको चाइल्ड की कैटेगरी में। आप पोक्सो एक्ट की बात करते हैं वहां पे भी 18 ईयर है। आप चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे वहां पे भी, बट बहुत सारे पर्सनल लॉ ऐसे हैं जहां पे वो 18 से बिलो है, ठीक है। तो वहां पे एक कन्फ्लिक्ट आ रही है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट इज अबाउट ए न्यू थेरेपी फॉर कैंसर। देखिए आपको पता है कि जो कैंसर का जो डिसीज है बहुत ही घातक डिसीज है और उसको रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट नए नए रिसर्चर वो लेके आते रहते हैं, ठीक है। अगर मैं मेन बात करूं, इससे पहले मैं कैंसर की बात करूं, तो अगर सिंपली मैं आपको समझाऊं कि कैंसर क्या है, तो आपकी जो बॉडी में सेल होते हैं, आपको पता है कि आपकी बॉडी पर्टिकुलरली सेल से मिलकर बनी है। जो बेसिक यूनिट लाइफ की बोला जाता है वो क्या है, सेल। तो जब आपके सेल का जो डिवीजन होता है, सेल पर्टिकुलरली डिवाइड होता है, वो नॉर्मल प्रोसेस है उनका। तो जब वो डिवीजन अनकंट्रोल हो जाता है, मतलब इस फैशन में हो जाता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है सेल की, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपको ट्यूमर, वहां पे आपको कैंसर होता है, ठीक है। तो कैंसर की सिंपल डेफिनेशन है अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक थेरेपी है, देखिए इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप की गई थी ये थेरेपी, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली प्रीलिम्स में। कार्ड जो टी सेल थेरेपी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो आपके टी सेल है वो बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये क्या है, टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, जो आपके व्हाइट ब्लड सेल है उन्हीं का टाइप है। मैं आपको सिंपल एक, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर के इम्यूनिटी के बारे में बताता हूँ। देखिए अगर किसी भी इंडिविजुअल की मैं बात करूं तो वहां पे उसकी दो टाइप की इम्यूनिटी होगी। पहली इम्यूनिटी उसकी होगी आपकी इनेट, ठीक है। दूसरी इम्यूनिटी उसकी होती है आपकी एक्वायर्ड, ठीक है। जब मैं इनेट इम्यूनिटी की बात करता हूं तो इनेट इम्यूनिटी किस टाइप की इम्यूनिटी है, जो आपकी बाय बर्थ होती है, ठीक है। उसमें बाय बर्थ वो कोई भी पर्टिकुलर चिल्ड्रन होगा उसके अंदर एक अपनी इम्यूनिटी होगी जो कि, ठीक है। दूसरी होती है एक्वायर्ड, उसका मतलब जब आप पैदा होने के बाद में बहुत सारी चीजें आप एनकाउंटर करेंगे, आप इन्वायरमेंट से बहुत सारे पैथोजेंस आएंगे, फॉरेन एलिमेंट आएंगे, वो आपकी बॉडी में एंटर होंगे, आपकी बॉडी का वो रेस्पॉन्स आएगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी एक इम्यूनिटी एक्वायर कर लेती है। वहां जो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसमें दो सेल का रोल होता है, एक आपका बी सेल, एक आपका टी सेल। तो ये आपके वही टी सेल है जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जो ये थेरेपी है, जो आपकी कार टी सेल थेरेपी है, ये क्या कर रही है, बेसिकली जो आपके टी सेल है उन्हीं को क्या कर रही है, उन्हीं को मॉडिफाई करके आपकी बॉडी में री इंजेक्ट कर रही है। मतलब आपकी बॉडी से टी सेल लिए, टी सेल क्योंकि हेल्प करते हैं किस चीज में, कंटेनमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। वो टी सेल हेल्प करते हैं आपकी इम्यूनिटी में। अगर कोई फॉरेन एजेंट है, देखिए इसमें ये एंटीजन है। एंटीजन क्या होता है, आपका फॉरेन एलिमेंट। उस फॉरेन एलिमेंट के अगेंस्ट आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी डेवलप करके उसको कंटेन करती है। तो टी सेल उसमें हेल्प करते हैं। तो एक कार्ड से टी सेल में क्या होता है, आपकी बॉडी से ब्लड लिया, सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल, इसको टेक्निकल ना ले जाते हुए, कि आपकी बॉडी से ब्लड ले लिया, ब्लड से आपकी बॉडी के जो टी सेल है वो ले लिया, उन टी सेल को मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई करने के बाद में री इंजेक्ट कर दिया। अब वो जो इम्यून रेस्पॉन्स होगा वो हायर होगा और वो जो अनकंट्रोल्ड सेल है उन पे वो अटैक कर देगा ज्यादा, ठीक है। तो एक तरीके से आप ही की बॉडी से उस सेल को लेके और उस सेल को और एनर्जी प्रोवाइड करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया,
ठीक है। स्पेसिफिकली आप अगर मेडिसिन की देखिए, कई टाइप के ट्रीटमेंट कैंसर के होते हैं। आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे 3 इंपोर्टेंट आपके ट्रीटमेंट के प्रोसेस दिए हुए, सिस्टमेटिक थेरेपी दी गई है, आपके आयोनाइजेशन रेडिएशन दिया हुआ है, और फिर आपका जो सर्जरी है रिमूविंग बाय सर्जरी। तो अलग अलग ये आपके ट्रीटमेंट होते हैं कैंसर को रिलेटेड। ये भी एक क्या है, ये एडवांस ट्रीटमेंट है जो किस में आएगा, सिस्टमेटिक थेरेपी में आएगा। ठीक है, यू कैन रीड दिस आर्टिकल, और इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको पूरा इम्यून सिस्टम को समझाऊंगा। तो ये शॉर्ट में एनालिसिस है, तो हम इससे ज्यादा इसमें नहीं कर सकते। तो अब आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पे। तो नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट टी सेल। हेयर यू कैन ऑल्सो ब्लड कलेक्ट किया, टी सेल आइसोलेशन किया, रिप्रोग्राम किया, रिप्रोग्राम के बाद में फिर उनको मल्टीप्लाई किया, फिर से आपका इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये अटैक करेंगे आपके कैंसर सेल पे। ठीक है, आप पूरा चार्ट देखिए, आपके बॉडी से ब्लड लिया, फिर टी सेल, फिर रिप्रोग्राम, उसके बाद में फिर री इंजेक्ट कर दिया। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ट्रांसजेंडर। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। देखिए, जब हम बात करते हैं जेंडर की, हमेशा अगर आपसे मैं पूछता हूं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बताइए, तो आप क्या करते हैं, आप जनरली आप बोलते हैं कि सर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जब मैं बात करता हूं तो आप यहाँ पे बस एक नाम लेके आ जाते हैं, फीमेल। ठीक है, तो आपका कंसेप्शन भी देखिए कि आप जो थर्ड जेंडर है, जो कि इवन आपके सुप्रीम कोर्ट ने उसको थर्ड जेंडर माना है। जेंडर आपके, हम जनरली क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल, बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 का एक केस है, लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको रिकॉग्नाइज किया है एज ए थर्ड जेंडर। ठीक है, एज ए थर्ड जेंडर। तो हमारा भी कंसेप्शन देखिए, जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं आप तो उसमें हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली जो वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज है, उनका एक्सप्लॉयटेशन है, उनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हम कभी भी थर्ड जेंडर इंक्लूड नहीं करते। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन इन इंडियन सोसाइटी, तो सर ये थर्ड जेंडर है, ट्रांस। क्योंकि आप तो इनको जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है उसी का पार्ट नहीं बना रहे। आपके माइंड में ही ये नहीं है कि आप सिंपल मेल और फीमेल दो जेंडर, आप थर्ड जेंडर को इंक्लूड नहीं करते। जबकि सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आ चुका है, उन्होंने भी इसको थर्ड जेंडर माना है। और अभी स्पेसिफिकली एक न्यूज आई है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि अभी हमारे पास कोई भी ऐसा प्रपोजल नहीं है, हम कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं ले रहे जहां पे हम कोटा प्रोवाइड करें ट्रांसजेंडर्स को, क्योंकि आपको पता है उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही लो है। तो उस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ एफर्ट लेके आ सकती है। बट अभी स्पेसिफिकली इस टाइम पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम कुछ कोटा प्रोवाइड करें ट्रांसजेंडर को, जिससे उनको जॉब मिल सके या पर्टिकुलर चीजों में। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि क्या ट्रांसजेंडर को मिलना चाहिए कोटा, क्या उनके राइट का ये वॉयलेशन है, क्या ये आपका जो आर्टिकल 14, 15, 16, 21 है इसके अगेंस्ट है। जब मैं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता हूँ तो मैं राइट टू लिव विद डिग्निटी की बात करता हूँ। तो डिग्निटी में उनके पास लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्या ट्रांसजेंडर को नहीं मिलनी चाहिए? क्या राइट, जब इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 उनके लिए नहीं होना चाहिए, क्या 15, 16 नहीं होना चाहिए? ये आपके लिए है, आप सोचिए इस चीज पे। ठीक है, और फिर कमेंट करिए। द नेक्स्ट लास्ट न्यूज इज अबाउट जीएसटी। sorry, this is basically, ignore this. Okay, the news is here. जो आपका जीएसटी से रिलेटेड है, आपका जो जीएसटी टैक्सेशन की मैं बात करूं तो आपको पता है कि जीएसटी में डिफरेंट स्लैब्स हैं। तो यहाँ पे जो आपका सीमेंट है वो 28% स्लैब में है, टैक्स रेट जो है 28% है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि हम इसको रिव्यू करेंगे और हम देखेंगे इसके लिए क्या पर्टिकुलर टैक्स स्लैब इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब मैं जीएसटी की बात करता हूँ तो आपको पता है कि जीएसटी क्या है, आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, और आया कब था ये जीएसटी? आया था आपका 2017 में, और इम्प्लीमेंटेशन डेट अगर मैं आपको बताऊं 1 जुलाई 2017, और इसके जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपका अमेंडमेंट था 101। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू ये आया था। और इसने क्या किया था, इसने जो आपके जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, उस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को इसने एक तरीके से एक सिंगल टैक्स बना दिया था। और जो मल्टीपल स्लैब्स, उन्होंने बोला था कि जो मल्टीपल टैक्सेस होते हैं हम उनको रिड्यूस कर रहे हैं। पर क्या ऐसा हुआ? तो आप बोलेंगे नहीं, डिफरेंट टैक्स स्लैब लाके भी आपने क्या कर दिया, इसको कॉम्प्लिकेट बना दिया। फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि 3 टाइप के अलग टैक्सेस में सेंटर का जीएसटी हो गया, आपका स्टेट हो गया, और एक इंटर स्टेट हो गया। सेंटर का हो गया जो सिंपल सेंटर जो लेवी करेगा और बाकी उसे कलेक्ट करेगा, स्टेट का स्टेट करेगा। और ये इंटर स्टेट जो होता है इसको कौन करेगा?
आपका इसको सेंटर करेगा, पर वो ये डिवाइड होगा किसके बीच में, सेंटर है स्टेट के बीच में। तो यहाँ पे भी आपको सोचना है कि क्या जो टैक्सेशन सिस्टम हम चाहते थे जीएसटी के थ्रू, क्या वो सक्सेसफुल हो पाया है, जीएसटी में क्या लूप होल्स है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो मेजर इशू जीएसटी में है, देखिए ये 18 है यहाँ पे रूम, ये 18 है, तो डिफरेंट टैक्स स्लैब है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये 18, हाँ ठीक है, ये 18 यहाँ पे 12 है, तो डिफरेंट टैक्स स्लैब है यहाँ पे। तो हमारा एक सिंगल पर्पज था कि हमें क्या करना था, मल्टीपल जो टैक्सेस थे उनको रिड्यूस करके सिंगल टैक्स मिला। बट यहाँ पे मल्टीपल स्लैब होने के कारण बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स हो गए, बहुत सारे इश्यूज जो है आपके स्टेट फेस कर रहे हैं। वहां पे भी आप सोच सकते हैं कि जीएसटी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या जो चैलेंजेस आपके हैं, और आप क्या रिकमेंड करते हैं, क्योंकि एक जनरल टॉपिक है ये, आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी, हर एग्जामिनेशन में आने आने लायक टॉपिक है, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो चाहे आपका मेंस हो। तो दोनों के लिए आप तैयार रहिए। इसकी स्ट्रक्चर आप देखिए कि किस टाइप से ये डिजाइन है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करूं मैं, तो उसमें एक आर्टिकल आपका 279A भी है, जिसने आपकी जीएसटी काउंसिल स्टेब्लिश की थी। और यही काउंसिल क्या करती है, अगर जैसे सीमेंट की बात है, रिव्यू कौन करेगा, ये काउंसिल रिव्यू करेगी यहाँ पे, ठीक है। और मेजोरिटी से यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है। तो बहुत सारी और भी चीजें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे अलग से। तो आज के लिए यही तक था हमारा न्यूज सेशन। सो थैंक यू सो मच।